हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो करंट प्लस बेसिक के ऊपर 6th वीडियो होगी, जिसके अंतर्गत हम आपको एक टॉपिक अच्छे से कवर करवाएंगे। जो टॉपिक है वो क्या है, आज का हमारा जो बेसिक से होगा वो है असहयोग आंदोलन। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये चर्चा में क्यों है, यानी जो करंट में है वो ये मुद्दा क्यों आया है। इससे संबंधित पहले करंट को करेंगे, उसके बाद बेसिक को करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए यदि आप करंट अफेयर को छोड़ देते हैं तो आपका पेपर कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। इसलिए आपको इन दोनों को जोड़कर पढ़ना होगा, यानी करंट अफेयर को भी करना होगा और बेसिक को भी अच्छे से तैयार करना होगा। और इसी पहल यानी यह पहल जो है आपके लिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि आपका ना करंट छूट पाए और ना ही बेसिक छूट पाए। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं। चोरी चोरा कांड के 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए यह चर्चा में आया है। देखिए हाल ही में चोरा चोरी जो कांड के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। चोरी चोरा जो जगह है वो आपको याद होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई थी, यानी किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ हिंसक घटना हो गई थी और 22 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई थी। तो इस वजह से असहयोग आंदोलन हमारा बेसिक टॉपिक यहाँ से तैयार होगा। तो आगे देखते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए कुछ अलग पॉइंट है, यानी बेसिक्स से ही हैं लेकिन करंट से जोड़कर देखें तो कुछ पॉइंट है, उन्हें यहाँ देखते हैं। उसके बाद बेसिक अलग से अच्छे से करेंगे। महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया देखिए। गांधी जी ने पुलिस कर्मियों की हत्या की निंदा की और अपने आसपास के गांवों में स्वयंसेवक समूह को भंग कर दिया गया। इस घटना पर सहानुभूति जताने और प्रायश्चित करने के लिए एक चोरी चोरा सहायता कोष स्थापित किया गया था, यानी चोरा चोरी सहायता कोष है वो इसी घटना पर इसी समय किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में हिंसा का प्रवेश देखकर इसे रोकने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी इच्छा कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बताई और 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया था। अन्य राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रिया देखिए। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता हैरान थे कि गांधी जी ने संघर्ष को उस समय रोक दिया था जब नागरिक प्रतिरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे नेताओं ने गांधी जी के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और स्वराज्य पार्टी की स्थापना का फैसला लिया था। यानी गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण ही कई नेताओं ने इनकी निंदा भी की थी। और जो मोतीलाल नेहरू है और CR दास द्वारा तो अलग से एक पार्टी की स्थापना ही कर ली गई थी, जो क्या थी? स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं इसके तत्काल परिणाम क्या हुए थे। असहयोग आंदोलन की वापसी ने कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों को इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि भारत अहिंसा के माध्यम से औपनिवेशिक शासन से मुक्ति नहीं पा सकता, यानी इस तरीके से मुक्त नहीं हो पाएगा। ऐसा निष्कर्ष भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने, यानी कई अन्य ऐसे नेता उभर कर आए इस समय, जिनका जो है मार्ग क्या था? हिंसा हो चुका था, यानी क्रांतिकारी निकल कर आए। इन क्रांतिकारियों को देखिए आप, इनमें कौन कौन शामिल थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई 4 नेता दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन से क्रांतिकारी हैं या फिर नहीं हैं। यदि आपको ये पता ही नहीं होगा कि जो ये स्वतंत्रता सेनानी है, यानी स्वतंत्रता में भाग लेने वाले हमारे नेता हैं, वो किस विचारधारा से हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इन्हें देखिए कि इन क्रांतिकारी नेताओं में कौन कौन थे। पहले हैं जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाक उल्ला खान है जो जतीन दास, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, मास्टर सूर्य सेन आदि शामिल थे। यानी ये कौन है? ये क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं। असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति से खिलाफत आंदोलन के नेताओं का कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन से
मोहभंग हो गया था। फलतः कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं के बीच दीवार पैदा हो गई। यानी जब इस आंदोलन को वापस लिया गया तो जो इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताई जा रही थी कि इससे कांग्रेस और मुस्लिम नेता इकट्ठे हुए हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम की जो है मिलकर छवि सामने आ रही है, वो भी टूट गई थी। यानी उसमें भी एक बड़ी दरार आई, क्योंकि यह आंदोलन वापस ले लिया और खिलाफत आंदोलन के नेताओं का जो है कांग्रेस से मोहभंग हो गया था। तो ये हमने कुछ ही पॉइंट है ये जो हमने देखे। अब हम आपको इस आंदोलन का अच्छे से बेसिक करवाते हैं, उसे समझिए। तो यहाँ देखिए, हम आपको असहयोग आंदोलन तो करवाएंगे ही, उसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो उसे भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ताकि जो आपके प्रीलिम्स या मेंस में इस टॉपिक से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आपको गारंटी देते हैं वो आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे और मेंस में आपकी कलम बिल्कुल भी नहीं रुकेगी असहयोग आंदोलन के बारे में लिखने में। तो चलिए इसके बेसिक को करते हैं हम। 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन थे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके यानी अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया था। तो यहाँ क्या बताया है कि जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन थे वो दोनों प्रारंभ हुए थे जिस अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन दोनों का जो तरीका था, संघर्ष का एक तरीका होता है, यानी आप किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाओगे, हिंसा के द्वारा, अहिंसा के द्वारा। तो इनका तरीका कैसा था? अहिंसा पर चलते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई थी। अब देखिए पृष्ठभूमि। इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने जैसे कदम उठाए, भारतीयों को जो अपेक्षा थी वैसा कोई भी कदम ब्रिटिश शासन ने नहीं उठाया। तो जो भारतीय समाज था, भारत के लोग थे, उनके बीच असंतुष्टि बढ़ती जा रही थी, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो चुकी थी जिससे भारत के लोगों का जो है मन बिल्कुल अशांत हो चुका था। और इसी समय यानी इसी पृष्ठभूमि में असहयोग आंदोलन ने अपनी जड़ को मजबूत किया और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो देखिए मुख्य पॉइंट यानी कारण है जो वो बताते हैं हम आपको। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई थी, ये पहला कारण है। सभी वर्ग जो है करों के बोझ से इतने दब चुके थे कि वो अब बस ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। आगे है रोल्ट एक्ट, यानी 1919 में जो रोल्ट एक्ट आया था, पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर और असभ्य जो रवैये है उसको उजागर किया था। आप तो जानते ही है जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना मतलब दिल को दहला देने वाला दृश्य था, जिससे भारत के लोगों को वो लगा था कि विदेशी शासन बहुत ज्यादा क्रूर है, अब इससे छुटकारा मिलना ही चाहिए। आगे देखिए अन्य पॉइंट दिखाते हैं। पंजाब में जातियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी थी। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद हंटर कमीशन आया, उसकी सिफारिशें तो भारत के बिल्कुल मतलब क्या कहे विरुद्ध थी, यानी कुछ भी हक में बात नहीं की गई थी। उससे भी लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया था। एक अन्य कारण है 1919 के माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद विधवेय शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। यहाँ देखिए कि भारत के जो नेता थे उन्हें लग रहा था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर उन्हें स्वशासन मिलेगा, यानी शासन में हमारी कुछ तो भागीदारी होगी, लेकिन जो भागीदारी की गई वह नामात्र की थी, वो हमें बिल्कुल भी राहत नहीं पहुंचा सकी। विश्व युद्ध के पश्चात कई अन्य घटनाएं हुई जिन्होंने हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए व्यापक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। यानी कुछ ऐसी अन्य घटनाएं भी घट रही थी साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण को पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। वो है जैसे लखनऊ समझौता होता है 1916 में,
इससे कांग्रेस और लीग के बीच में सहयोग बढ़ा। रोल एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ ही हिंदू और मुस्लिम भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हसन इमाम इत्यादि अलीगढ़ स्कूल को रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे। यहाँ ध्यान रखिए आप, राष्ट्रवादी मुसलमान कौन कौन थे, इनको भी अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन कौन है राष्ट्रवादी मुसलमान थे। दोबारा देखिए, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हसन इमाम। यानी ये मुसलमान जो थे, युवा राष्ट्रवादियों ने भी उग्र राष्ट्रवाद की वकालत की तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया था। तो इन्हीं सभी गतिविधियों के परिदृश्य में सबसे पहले क्या हुआ, खिलाफत का जन्म, यानी खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के पटल पर उभरा। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, राष्ट्रीय आंदोलन और खिलाफत आंदोलन किस कारणों से इस समय उदय हुए थे। अब आगे देखते हैं खिलाफत का मुद्दा, यानी यहाँ देखेंगे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, स्पेशल अलग कारण दिए गए हैं। इसका कारण तो आप जानते ही हैं, यानी मुसलमानों में बहुत ज्यादा रोष था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है तुर्की के विरुद्ध बहुत कड़ा रवैया यहाँ अपनाया था। यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। युद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया, तुर्की को विभाजित कर दिया, खलीफा को पद से हटा दिया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे जो है मुसलमानों में ही रोष फैल गया था और भारत के मुसलमानों ने इस कदम की आलोचना की और उन्होंने अंग्रेजों के सामने कुछ मांगे रख दी। उन्होंने कहा, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए, खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भू क्षेत्र प्रदान किए जाए। 1919 के प्रारंभ में अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का क्वेश्चन किया गया। ये देखिए, ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया था, तो इसे याद करिए। दोबारा से देखते हैं, अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे ये भी आपको याद होनी चाहिए कि जो खिलाफत कमेटी है उसका उद्देश्य क्या था। आपको लगेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस कमेटी का गठन किया, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य है तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अब देखिए खिलाफत का विकास और असहयोग कार्यक्रम। कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाओं, धरनों और याचिकाओं तक ही सीमित रहे, किंतु बाद में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यानी विरोध में सशक्त प्रदर्शन किए जाएं, अंग्रेजों के साथ हर प्रकार के असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस प्रकार खिलाफत का रुख है धीरे धीरे परिवर्तित हमें होता हुआ दिखता है। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्धोपरांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी तब तक वे सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी, जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी गांधी जी थे। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का क्या रवैया था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए उसे कांग्रेस का सहयोग अत्यंत आवश्यक था। हालांकि गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्णतः समर्थित थे, किंतु कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था। साथ ही वे सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रति भी आशंकित थे, यानी कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन के प्रति इतना विश्वास नहीं था। तो ये हमने देखा। इसके बाद आके देखिए
यह महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का यह एक स्वर्ण अवसर है। यानी असहयोग और खिलाफत आंदोलन को इस रूप में देखा जाने लगा कि ये एकता स्थापित करने का एक स्वर्ण अवसर है। इस प्रकार अब समाज के विभिन्न वर्ग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, शिल्पकार, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी लोगों ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया और अपनी दुर्दशा के लिए उसे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा ली। संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण व दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उनका मोहभंग हो गया। कांग्रेस इस बात से भलीभांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष व्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में थे। कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन, राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन था इस मुद्दे पर। अब देखते हैं असहयोग खिलाफत आंदोलन। फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों के संयुक्त प्रतिनिधित्व मंडल ने वायसराय से मुलाकात की, उनके खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, परंतु इस मिशन का कोई हल नहीं हुआ। फिर फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब का मुद्दा गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे और पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करे। परंतु इस मुद्दे पर भी उनकी कोई बातचीत सफल नहीं हुई, यानी कोई बातचीत नहीं बनी। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि हुई। ये ध्यान रखिए, मई 1920 में तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई? सेब्रिज की संधि। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। 31 अगस्त 1920 को, कितनी तारीख को? 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक रूप से कब शुरुआत हुई? 31 अगस्त 1920 को। यहाँ देखिए 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, यानी इस आंदोलन की शुरुआत अगस्त के शुरू में ही होने वाली थी, लेकिन 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है, तो इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत 31 अगस्त 1920 को की जाती है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने और स्वराज्य की स्थापना होने तक असहयोग आंदोलन कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। तो यहाँ देखिए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तय किए। ये कार्यक्रम देखते हैं: सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, पंचायतों के माध्यम से न्याय कार्य करने की बात की गई, विधान परिषदों का बहिष्कार किया गया। विरोधियों में सबसे प्रमुख नाम देखिए जिन्होंने विधान परिषदों का बहिष्कार करने की बात की थी, CR दास थे। कुछ दिनों के बाद विधान परिषदों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचारों से असहमति रखने वाले नेताओं ने कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनाव का बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं ने भी इन चुनाव में भाग नहीं लिया गया, यानी इनका बहिष्कार किया। आगे था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके उसके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की गई और चरखा काटने को भी प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का परित्याग करने की बात की गई। संपूर्ण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने तथा अस्पृश्यता को दूर करने का सराहनीय काम किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया और कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। तो आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना है कि जो कांग्रेस ने है संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष की अवधारणा को किस अधिवेशन के दौरान माना था, यानी ये कार्यक्रम किस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया था। तो इसे याद रखिएगा, ये दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की बात
यहाँ की गई है। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। अब कांग्रेस के रोजमर्रा के कार्यकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठित की गई। ये भी आपको याद रखना है कि जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति है वो किस अधिवेशन के दौरान गठित की गई, तो वो है नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, और इसकी सदस्यता फीस 4 आना सालाना कर दी गई थी। आगे देखिए, गांधी जी ने घोषणा की, यदि मेरी पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यानी कितने समय के वो स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति को रखा गया, तो 1 वर्ष का समय। क्रांतिकारियों के कई संगठनों, मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, किंतु इस समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कारपड़े एवं बीसी पाल ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। यहाँ देखिए किन किन लोगों ने जो है कांग्रेस छोड़ दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कारपड़े, बीसी पाल ने कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि वो संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर लिया और इसके पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान जो है नामात्र का रह गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल लिबरेशन यानी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने और खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया था। अब हम देखते हैं आंदोलन का प्रसार। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया, सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया, हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और जो है राष्ट्रीय कॉलेज और स्कूलों में भर्ती हो गए। इस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। यहाँ देखिए पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान शुरू किए गए। यानी इस समय क्या किया गया? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के कई प्रख्यात जो वकील हैं उन्होंने वकालत छोड़ दी, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने, सीआर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने, आसफ अली, टी प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी। आगे देखिए, इस समय तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया और उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा धन एकत्रित किया गया। जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि जब भी किसी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। अतः सभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, इसके पश्चात कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समितियों को यह इजाजत दे दी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा के लिए तैयार है वे आंदोलन प्रारंभ कर सकती हैं। ये देखिए, इस समय मिदनापुर यानी बंगाल, गुंटूर आंध्र प्रदेश के चिराला पिराला तथा पेंडानी पांडु तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने के आंदोलन पहले से ही चल रहे थे। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो इसे दोबारा देखिए। इस समय मिदनापुर यानी जो बंगाल में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, उसके चिराला पिराला और पेंडानिंडी पांडु तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने के आंदोलन पहले से ही चल रहे थे। और बंगाल के एक राष्ट्रवादी नेता जे.एम. सेनगुप्ता ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा था। कई स्थानीय आंदोलनों ने इसमें और ऊर्जा भर दी, जैसे अवध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में, एका आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में, मोपला विद्रोह मालाबार यानी केरल में है जो, और पंजाब में महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं हम जन प्रतिक्रिया। आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। मध्यम वर्ग के लोगों ने आंदोलन के प्रारंभ में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर वे इतने स्पष्ट नहीं थे। और बिहार में राजेंद्र प्रसाद और गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन को ठोस समर्थन प्रदान किया था। आगे देखिए, व्यवसायिक वर्ग।
के द्वारा क्या योगदान था? आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यावसायिक वर्ग ने समर्थन प्रदान किया, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर बल से लाभ हो रहा था। यानी यदि स्वदेशी अपनाया जाएगा तो व्यावसायिक वर्ग को लाभ होगा, उनका माल ही बिकेगा। लेकिन जो बड़े उद्योगपति थे वो इस आंदोलन के प्रति संशयवादी थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक और विद्रोह यानी श्रमिक असंतोष और विद्रोह होने का भय था। आगे देखते हैं, किसान ने इस वर्ग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों को तो आपने देख ही लिया, उन्होंने स्कूल और कॉलेज, कौन से स्कूल और कॉलेज में जाना छोड़ा था? विदेशी में। और कहाँ उन्होंने अपना एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया था? जो देसी संस्थान थे उनमें। महिलाएं देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तिलक फंड में अपने आभूषण दान दिए। उन्होंने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया और विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के आगे धरना दिया। यानी इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक बनकर उभरा था आंदोलन, ये तो आप जानते हैं। अब देखते हैं सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। मई 1921 में गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रेडिंग, तो आपको यह पता होना चाहिए इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रेडिंग। इनके मध्य वार्ता आयोजित की गई थी। इस वार्ता में रेडिंग ने सरकार की ओर से गांधी जी से मांग की वे अली बंधुओं से कहें कि अपने भाषण को जो है वापस ले लें, लेकिन ऐसा इनकी वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। आगे देखते हैं, आंदोलन का अंतिम चरण। उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव पड़ने लगा था। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित होता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हालांकि CR दास थे, किंतु जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय और भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दिया। आगे देखते हैं, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी सरकार, प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी, तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा कर दी थी, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। यह आंदोलन सूरत के बारदौली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन चोरा चोरी की घटना के कारण यह आंदोलन स्थगित हो गया। अब देखिए चोरा चोरी कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी कांड हो गया, यानी वहां पर एक हिंसक घटना हुई और उसमें 22 पुलिसकर्मियों की जो है जान चली गई, जिससे आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को तुरंत स्थगित करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। फिर 22 फरवरी 1922 में बारदौली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता हो। साथ ही प्रस्ताव में कई रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने की घोषणा भी की गई, जैसे खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, शराबबंदी के समर्थन में अभियान, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अभियान और हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने वाला कार्यक्रम शामिल था। यानी गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, स्थगित किया गया, तो रचनात्मक कार्यों को यहाँ प्रारंभ किया गया। अन्य राष्ट्रवादी नेता जो थे जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन से काफी नाराज हुए थे, यानी उन्होंने गांधी जी की आलोचना भी इसके लिए की थी। फिर यहाँ गांधी बताया गया है गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया। ये तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने हिंसा से प्रभावित होकर, यानी हिंसा की जो घटना हुई थी उससे दुखी होकर इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यहाँ देखते हैं, इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और सुल्तान के जो राजनीतिक अधिकार छीन लिए। तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई संपूर्ण, तो ये तो आप छोड़ दीजिए। अब देखिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। यदि आप इस टॉपिक को मेंस के हिसाब से देखें तो आपको इसका मूल्यांकन पता होना चाहिए, तभी आप इसका एक निष्कर्ष लिख पाएंगे। तो अब देखिए इसका मूल्यांकन। इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित किया।
किंतु कुछ अर्थों में जो है इसने राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी किया। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया, किंतु बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक सौहार्द का यह चित्र बरकरार नहीं रह सका। आंदोलन के नेता मुसलमानों की धार्मिक तथा राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के रूप में विकसित करने में असफल रहे। असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। आंदोलन से सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों की ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का नेतृत्व यानी प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला। कोई जगह ऐसी नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती रही हो, यानी समाज का हर एक वर्ग इस आंदोलन से प्रभावित हुआ। यह आंदोलन पूरे देश के कोने कोने में फैला। ऐसा यह अब तक का पहला आंदोलन था। आंदोलन में समाज के हर वर्ग यथा कृषक, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला इत्यादि सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी सारे वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उसमें स्वतंत्रता की भूख जगाई। आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं और गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाने हेतु राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इससे अंग्रेजों की यह जो धारणा थी यानी भ्रम था वो भी टूट गया कि भारतीयों में चेतना का अभाव है। दास्ता की त्रासदी को वो अपना भाग्य की नीति मानते हैं। उपनिवेशी शासन दो मिथ्या अवधारणाओं पर आधारित था। पहला यह कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में है और दूसरा यह कि वह अजेय है तथा उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रथम मिथक को नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने सरकार की आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को उजागर कर पहले ही तोड़ दिया था और दूसरे मिथक को इस आंदोलन ने सत्याग्रह के द्वारा कड़ी चुनौती देकर तोड़ दिया, यानी इसकी जड़ों को ही हिलाकर रख दिया। इस प्रकार आंदोलन के पश्चात भारतीयों का साम्राज्यवादी शासन से भय जाता रहा तथा वे स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति पूर्ण रूप से लालायित हो गए। अब देखिए सारांश, यानी पूरे चैप्टर यानी इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। खिलाफत असहयोग आंदोलन देखा शुरू में। 3 मांगे क्या थी? तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, स्वराज की स्थापना हो, सरकार पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे। कौन कौन सी तकनीकें अपनाई गई? सरकारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, सरकारी न्यायालयों की, नगर पालिकाएं, सरकारी सेवाएं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानें और पंचायतों की स्थापना की गई, खादी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया। आंदोलन के द्वितीय चरण में कर न अदायगी कार्यक्रम चला। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है उसमें हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस आंदोलन में प्रत्येक वर्ग यानी विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदूर, व्यवसायी सभी भाग लेते हुए दिखे। फिर हमने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इस आंदोलन को देखा। सरकार की प्रतिक्रिया, चोरी चौरा कांड के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया और गांधी जी ने कहा कि मैं इस घटना से बहुत आहत हुआ हूँ। फिर इस आंदोलन को वापस ले लिया गया और लास्ट में हमने इस आंदोलन का मूल्यांकन भी किया। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं करंट अफेयर के कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट मुद्दों के साथ जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करें। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।